नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार मास्टर क्लास है वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पर है। ये आपको बड़ी मदद करता है। आप अपने चार्ट पर लगा करके देखिएगा और बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट इसमें मिलते हैं। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इसमें आपको नहीं आएगा। देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की जानकारी रखते हैं काफी कुछ सीख जाएंगे इसी क्लास से। कोई दिमाग वाली बात ही नहीं करनी। इसके अंदर हमें क्या करना है और क्या समझना है वो बताने वाली बात है। वो ये है जो आप इसमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु को नहीं लिया जाता। हाँ, बैठे हैं मेलेफिक इफेक्ट दे रहे हैं वो अलग बात है। परंतु डिग्री का जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमें उसको देखना है। अब ये देखिए, यहाँ सॉफ्टवेयर ने निकाल कर रखा हुआ है। ये अमात्य कारक है, ये ज्ञाति कारक, ये मात्र कारक, ये आत्म कारक, ये दारा कारक, ये भात्र कारक, ये पुत्र कारक। इस तरीके से सॉफ्टवेयर निकाल करके हमें दे देता है। तो ये सॉफ्टवेयर ने हमको सारे कारक निकाल कर दे दिए। आपको कोई नहीं है, बहुत इजी है। आप भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट देखिए। क्या देखना है? हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट किसको? राहु केतु को छोड़ करके हाईएस्ट डिग्री जो प्लैनेट होगा वो आपका आत्म कारक बनेगा। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट नंबर एक। दूसरा बनेगा उससे कम डिग्री का। अब हम यहाँ डिग्री देखते हैं तो हाईएस्ट डिग्री का जो प्लेनेट बनता है वो कौन है? 20 डिग्री 31 मिनट बुध है। क्लियर है? मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। आत्मकारक ये निकल आया बुध। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री का आत्मकारक है, उससे कम डिग्री का मात्य कारक। 15 डिग्री 4 मिनट का सूर्य है। तो इसमें आप अपनी कुंडली के अनुसार हाईएस्ट डिग्री, लोएस्ट डिग्री ये सारे निकाल सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आएगा आपका भात्र कारक जो डिग्री में होगा। चौथे नंबर पर आएगा आपका मात्र कारक। पांचवें नंबर पर आएगा आपका पुत्र कारक। छठे नंबर पर आएगा ज्ञाति कारक। सातवें नंबर पर आएगा आपका दारा कारक। क्लियर? सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। आप अभी अपने चार्ट को खोल के देख लो और टेक्निक को लगा करके आप देखिए। इन सभी का 1 से लेके 5 तक साथ में 7 को ऐड करते हैं तो ये सब इकट्ठे बैठे हो तो राजयोग कारक होते हैं। सिर्फ ज्ञाति कारक परेशानी देता है। क्या देता है? परेशानी देता है। जिसके साथ भी बैठ जाए उसका बंटाधार करके रहेगा। कौन? ज्ञाति कारक। सिंपल सी बात है। अब जैसे आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, नाड़ी से, केपी से, किसी से भी चेक कर लो अपना मैरिज का। मैं क्या करता हूं, कंसल्टेंसी में कोई आता है ना तो सीधा पहले चेक करता हूं कि ज्ञाति कारक कौन है। अगर उसका मैरिज का या कोई भी चीज आ जाए, मान लो मैरिज का उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कंसल्टेंसी में, तो मैं सबसे पहले देखता हूं वीनस, मार्स या सेवंथ लॉर्ड कहीं ज्ञाति कारक तो नहीं है। अगर है तो गई भैंस पानी में, खत्म कहानी वहीं पर ही। अब कोई आदमी मेरे से प्रोफेशन का पूछता है तो मैं ये चेक करता हूं कि प्रोफेशन के अंदर कौन सा ग्रह ज्ञाति कारक बन गया। ज्ञाति कारक स्ट्रगल देगा। क्लियर है? अब हम एक एक चीज को समझते हैं। आत्म कारक सेल्फ को बताता है। अमात्य कारक कैरियर को बताता है। और भात्र कारक जो होता है वो सिबलिंग को बताता है। मात्र कारक जो होता है वो मदर को बताता है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है। जैसे आप वैदिक में पढ़ते हैं सेम है। पुत्र कारक संतान के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में पुत्र कारक बताता है। संतान के बारे में चाइल्ड लिख देता हूं। ज्ञाति कारक आपके स्ट्रगल को, आपकी परेशानियों को बताता है, प्रॉब्लम्स को बताता है। और दारा कारक आपके स्पाउस के बारे में बताता है, आपकी पार्टनरशिप के बारे में बताता है। इस तरह से ये 7 कारक देखे जाते हैं।
आप अपना वैदिक से देख रहे हैं, नाड़ी से देख रहे हैं, आप केपी एस्ट्रोलॉजी से देख रहे हैं, लाल किताब से देख रहे हैं, देखिए आपका ऊपर जो भी बनकर आया है आप मान लो कैरियर के बारे में देख रहे हो, या एजुकेशन के बारे में देख रहे हो, या शादी के बारे में देख रहे हो, भैया अगर वो ग्रह गलती से ज्ञाति कारक निकल आया तो हो गई गड़बड़। अब आप खुश हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और टेक्निक सिखाता हूं। आत्म कारक अगर आपका सेल्फ को बताता है, आत्म कारक अगर पाप प्रभाव में आ जाए, राहु केतु शनि मंगल, जो नेचुरल मैलेफिक होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्लियर है। और यहाँ पर एक ही ग्रह है नेगेटिव, वो है आपके ज्ञाति कारक। अगर मान लो किसी का आत्म कारक ही राहु केतु एक्सेस पर आ गया, तो आपका सेल्फ वाला जो पॉइंट है ना, वो स्ट्रांग नहीं हुआ, वो कमजोर हो गया आपका सेल्फ वाला। सेल्फ इन द सेंस आपका आत्मविश्वास, आपका इंट्रोडक्शन समाज के प्रति, क्लियर है। आत्म कारक का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर ये कमजोर हो जाता है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। अब मैं आगे बताता हूं आत्म कारक को कैसे पढ़ना है। अगर मान लो सभी ग्रहों का मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें राहु केतु तो आएंगे नहीं, वो तो जिसके साथ बैठेंगे गड़बड़ करेंगे। बस इतना सा देखा जाता है राहु केतु को जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। अगर मान लीजिए आप अभी अपनी कुंडली खोलिए और चेक करिए, अगर सूर्य हाईएस्ट डिग्री पर है तो वो आपका आत्म कारक बना। मैं सिर्फ यहाँ आज आत्म कारक को एक पहले तो यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका सूर्य हाईएस्ट डिग्री पर है तो आपके अंदर ना दो आदमी के काम करने की क्षमता भगवान ने बाय बर्थ दी है। इसको पास्ट लाइफ से भी आप जोड़ सकते हैं। और दूसरा क्या है, ऐसे आदमी में ईगो होगी ही होगी, वो जितना मर्जी डिनाई कर ले पर ईगो है, क्लियर है। अगर मान लीजिए आपका आत्म कारक चंद्रमा निकला है हाईएस्ट डिग्री में, यू लव टू लिसन द मेलोडी सॉन्ग्स, आपको पुराने गाने मेलोडी सॉन्ग बहुत अच्छे हैं। दीज काइंड ऑफ अ पीपल लव टू स्टोर द ग्लास यूटेंसिल्स, कांच के बर्तन उनके किचन में ज्यादा होंगे, उनका वो शौक रखते होंगे। चंद्रमा अगर आपका आत्म कारक निकल आया, अगर मान लो किसी का मंगल है आत्म कारक, मुझे अच्छा लगेगा कोई शेयर करे तो, मंगल अगर आपका आत्म कारक है तो भाई साहब पिछले जन्म में आपने दुनिया भर के झगड़े करे थे, घर में जा जाके झगड़े करे थे। इस जन्म में जब झगड़ा आपके सामने आता है ना, तो क्या होता है कि दिक्कत होता है। भाई साहब ये एक सज्जन लिख रहे हैं बराबर हो, भैया कला विकला भी तो देखनी है। घड़ी के बाद मिनट भी तो आएंगे ना, ये 9 डिग्री 22 मिनट है और 42 सेकंड है, यहां से पता लगेगा ना दोनों सेम आएंगे। अगर दोनों सेम है 9 22, तो 42 पर जाइए ना। 3 पॉइंट ये होते हैं कला विकला, तो उस पर जाइए आप, आराम से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सेम कभी नहीं होते, सेम होते फिर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी ना होती। आगे चलते हैं, मंगल आता है तो इस जन्म में आप झगड़े से बचते हैं। आप चेक करो अपनी कुंडली में, अगर आपका हाईएस्ट डिग्री का मंगल है तो आप झगड़े से दूर भागेंगे, और पिछले जन्म में आपने झगड़े किए थे, तो ये पास्ट लाइफ का भी मैंने एक झलक दी है। बाकी तो मैं क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मान लीजिए किसी का आत्म कारक बुध आ गया, यहाँ पर बुध आ गया हाईएस्ट डिग्री का, तो आदमी का सारा जीवन वाणी के प्रभाव से चलेगा। वाणी बलशाली रहेगी, वाणी का कोई कार्य कर ले उसमें बड़ा जबरदस्त क्षमता है। आगे चलते हैं। अगर बृहस्पति आपका आत्म कारक आ गया तो आप धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्लियर। और अगर आपका आत्म कारक शुक्र आ गया तो हो सकता है आप कोई भी म्यूजिक हो वो सुनना है, और क्रिएटिविटी वर्क के अंदर आप थोड़ा विश्वास रखते हैं। अब मैंने एक और चीज नोट करी है, जिनका आत्मकारक वीनस होता है ना, पता नहीं क्या उनके जीवन में स्त्रियों का चक्कर चला ही रहता है, चाहे बचपन हो जवानी हो बुढ़ापा हो, फीमेल्स का उसका सर्कल रहेगा। फिर आता है शनि, अगर आत्मकारक हो तो जो शनि वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गहराई पकड़ते हैं।
अच्छा, आत्मकारक जिनका शनि है ना, कुंडली में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो पिछले जन्म में मोती दान करके आए हैं। शनि स्ट्रगल जरूर देता है, स्लो जरूर होता है, पर वो प्रसिद्धि देगा। यानी ऐसे लोग चीज की गहराई में जाते हैं अगर उनका आत्मकारक शनि है तो। वो चीज की डेप्थ को पकड़ते हैं और अपना कोई भी प्रोफेशन करते हो, उसका जो लास्ट स्टेज है उसको वो छुएंगे ही छुएंगे इस जन्म में। सिंपल सी बात है। तो आत्मकारक को समझना बहुत जरूरी है हमको। काफी सारी इंटरप्रिटेशन आपके पास आ गई हैं। आप किसी का भी इंटरप्रिटेशन आराम से कर सकते हैं आत्मकारक से। आगे चलते हैं। वैसे देखिए, आत्मकारक जिनका शनि है, क्या वो जॉब ज्यादा करना पसंद करते हैं, बिजनेस? तो उसमें परसेंटेज ज्यादातर मैंने देखने में आई है कि दे लव टू डू द जॉब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बिजनेस। तो जॉब की प्रेफरेंस उनकी पहली रहती है। अब आगे चलते हैं। हमने कारक को समझा, ठीक है। कारक को समझने से पहले हम क्या करते हैं, कारकांश, इसके बाद स्टेप आता है कारकांश कुंडली कैसे बनती है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर मरकरी था। मैं सिखा रहा हूं आपको। हाईएस्ट डिग्री ये देखिए यहाँ लिखा है आत्मकारक मरकरी। अब नवमांश कुंडली में जाके मरकरी देखिए कहाँ बैठा है। वो मकर राशि में बैठा है। क्लियर है? कौन सी राशि में बैठा है? मकर राशि में। अब इस मकर राशि को आपने लगन बना लेना। ये आपका कारकांश लगना बन गया, बस बात खत्म। अब ये फर्स्ट हाउस हुआ, ये सेकंड हाउस हुआ, ये थर्ड हाउस हुआ, ये फोर्थ हाउस हुआ, ये फिफ्थ। इस तरह से आपने लेनी है। अब आप देखिए, कारकांश लगन से मंगल छठे घर में बैठा है। कारकांश लगन से फिफ्थ, नाइन्थ एंड टेंथ और 11th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही आरूढ़ लगना से, वो भी मैं सिखाता हूं अभी। तो ये मंगल बैठा है। मंगल कौन है आपका? आपका मात्र कारक है मंगल। क्लियर है? कारकांश लगन से मंगल मात्र कारक है। तो एक तो माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, क्यों? कारकाश लगन से इट इज बीइंग सिक्स्थ। सेकेंडली, देयर कुड बी अ प्रॉब्लम इन द प्रॉपर्टी लाइक दैट। क्लियर है? तो ये चीज होती है। तो हमें कारकाश लगन से सारी चीजें पढ़नी है कि क्या है, क्या ठीक है और क्या गलत है। अब मान लीजिए किसी के कारकाश लगन से ये 9th हाउस बना, ये लगन है, ये 9th हाउस। इसमें अगर मान लीजिए किसी का राहु बैठा है कारकांश लगन से, तो महाअशुभ है उसका, महाअशुभ है। हो सकता है ऐसा आदमी स्त्रियों पर अपने सुख के लिए धन का खर्चा करे। कारकांश लगन से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमको। अब हमने कारकांश लगन बनाना सीख लिया। अब आते हैं ग्रह कैसे देखते हैं। क्योंकि जो जेमिनी होती है ना, उसे चर राशि वाला कहते हैं। मंडूक दशा होती है वो स्थिर है, वो अलग चीज है। मेन जो है वो चर राशि की होता है। इसमें क्या नियम है, सीधा सा याद रखिए। चर राशि स्थिर राशि को देखती है। अब जैसे ये चर राशि है, मकर राशि, ये स्थिर राशि कौन सी है आपकी? वो ये है स्थिर राशि। ये है स्थिर राशि। क्लियर है? तो चर राशि सदैव स्थिर राशि को देखेगी। और स्थिर राशि किसको देखेगी? चर राशि को। सिंपल सी बात है। ये मैं लिख रहा हूं दृष्टि। तो चर राशि स्थिर राशि को देखेगी, स्थिर राशि चर राशि को देखेगी। क्लियर है? सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव को देखेगी, जहां मर्जी हो, द्विस्वभाव को देखेगी। बस बात खत्म। और उसमें बैठा ग्रह उस भाव को देखेगा। क्लियर हो गया? अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा बताता हूँ। अब ये चर राशि में बृहस्पति बैठा है। क्लियर है? अब वैदिक से तो इस भाव को नहीं देख रहा ना। बृहस्पति की तो नमन दृष्टि होती है, वैदिक से तो नहीं देख रहा ये। पर ये जेमिनी से चर राशि में बैठा बृहस्पति इन दोनों ग्रहों को देख रहा है। और ये दोनों ग्रह सैटर्न एंड वीनस बृहस्पति को देख रहे हैं। कारण, स्थिर राशि में बैठा ग्रह चर राशि को देख रहा है। बात क्लियर है?
जुपिटर कौन है यहाँ पर? जुपिटर हमारे दारा कारक हैं। और ये सैटर्न और वीनस कौन है? सैटर्न जो है हमारे पुत्र कारक हो गए। और वीनस कौन है? वीनस जो है वो भात्र कारक हो गए। तो ये भात्र कारक और पुत्र कारक ये एक राजयोग बना। दारा कारक से इनका संबंध बना, ये एक राजयोग बना। और याद रखिए, पुत्र कारक जिस भी कारक से बैठेगा साथ में, पुत्र कारक रक्षक कहलाता है, यानी उस राजयोग को मल्टीपल कर देता है। जैसे आप जैमिनी में उसमें नाड़ी में पढ़े तो या वैदिक में पढ़े तो मरकरी इज द कारका फॉर द ड्यूल साइन ना, जैमिनी साइन रिप्रेजेंट द ड्यूल। तो ये उस राजयोग को बढ़ा देगा। अब ये दृष्टि देखनी आ गई है आपको आराम से। चर राशि फिर से बता रहा हूं, चर राशि स्थिर राशि को देखेगी, स्थिर राशि चर राशि को देखेगी। अब आते हैं द्विस्वभाव राशि पर। अब द्विस्वभाव राशि में राहु बैठा है, ठीक है जी। द्विस्वभाव राशि में राहु बैठा है। तो अब राहु द्विस्वभाव राशि से देख कर है। यहां पर राहु कितनी है, मैं सिर्फ यहां पर एक ग्रह बता रहा हूं। द्विस्वभाव राशि में मंगल बैठा है, तो मंगल राहु को देख रहा है और राहु मंगल को देख रहा है। बात क्लियर? दोनों द्विस्वभाव राशियां हैं। मंगल जो है इस घर को भी देख रहा है, द्विस्वभाव राशि है। जहां जहां द्विस्वभाव राशि है, ग्रह एक दूसरे को देखेंगे। सिंपल सी बात। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसके अंदर जैमिनी और वैदिक को जोड़ा जाता है। ये मात्र कारक है आपका मंगल। क्लियर है? एक दो तीन, एक दो तीन मात्र कारक है। मात्र कारक होकर के मंगल फोर्थ फिफ्थ हाउस को देख रहा है लगन कुंडली से। दैट इज वेरी गुड। मात्र कारक होके लगन कुंडली के फिफ्थ हाउस को देख रहा है। और अभी मैंने आपको ये कहा कारकांश लगन से ये छठे भाव में गया और नाइन्थ हाउस को देख रहा है। जब हम कारकांश लगन से देखते हैं तो इट गिव्स द नेगेटिव रिपोर्ट, बट व्हेन वी सी अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, राशि टू राशि, इट गिव्स अ पॉजिटिविटी। क्लियर है? आगे चलते हैं और थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। अभी मैं फिर कारकांश लगन पर वापिस आ रहा हूं। ये हमारा कारकांश लगन बना था। क्लियर है? अब इस कारकांश लगन को शनि या बुध देख ले। इस कारकांश लगन से 10th हाउस ये बना, ये 10th हाउस बनता है कारकांश लगन से। या तो कारकांश लगन को शनि या बुध देख ले, या कारकांश लगन से 10th हाउस पर शनि या बुध की दृष्टि है। याद रखना, दृष्टि चर राशि वाली आनी चाहिए। वैदिक दृष्टि नहीं बोल रहा हूं मैं, राशि टू राशि आनी चाहिए। अगर शनि और बुध ने देख लिया तो आदमी यशस्वी होकर के रहेगा। उसका जन्म मान सम्मान प्राप्त करने के लिए हुआ है। प्रसिद्धि योग है ये बहुत बड़ा जैमिनी का। आगे चलें। अब मान लीजिए इस कारकांश लगन आपका जो बना, चंद्रमा यहां बैठा होता तो आपको इस जन्म में मोक्ष करा देगा। हमें केतु देखना ही नहीं है, हमने बस कारकांश लगन से 12th हाउस में मून देखा, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब कारकांश लगन से, ये हमारा कारकांश लगन था, इससे 5th हाउस ये बना। अगर गलती से इस 5th हाउस को राहु एस्पेक्ट कर ले, याद रखना राहु की दृष्टि वही लेनी है कारकांश लगन से। ठीक है? तो क्या होगा, जातक टेक्निकल एजुकेशन लेगा उसका बच्चा। आप देखिए क्या आपके कारकांश लगन के 5th हाउस को मार्स देख रहा है, देख रहा है तो टेक्निकल एजुकेशन आएगी आपके पास। बात क्लियर है? अब एक और अच्छा पॉइंट बताता हूं। ये हमारा कारकांश लगन है। अब इस 7th हाउस को, कारकांश लगन से 7th हाउस को जुपिटर और चंद्रमा देख लें
तो आदमी को सुशील और आज्ञाकारी दोनों मिलते हैं, संतान और पत्नी। कारकाश लगन से 7th हाउस पर बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, दृष्टि हमको चर राशि से देखना है, स्थिर राशि से देखना है, द्विस्वभाव राशि से देखना है, वैदिक से बिल्कुल नहीं देखना। बात क्लियर हो गया? सुशील मिलेगी। आगे चलते हैं। कारकाश लगन के अंदर अगर सूर्य आ जाए, ये कारकाश लगन है, केएल, सूर्य आ जाए तो आदमी को बहुत कुछ देकर जाता है। आप देखिए सूर्य के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। राहु बैठा है, राहु एक पॉजिटिव एंगल से बैठा है तो आदमी डॉक्टर हो सकता है, नेगेटिव एंगल से बैठा है तो आदमी गड़बड़ हो सकता है। बस सीधी सी बात है। क्लियर है? अब हम कारकांश लगन से 12th हाउस से भक्ति भी देख सकते हैं। ये हमारा कारकांश लगन है। मान लीजिए यहाँ पर किसी का मंगल बैठा है, ये कारकांश लगन हुआ, इसके 12वें भाव में मंगल बैठा है। क्लियर है? मंगल बैठा, आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, शनि बैठे हैं तो शिव की उपासना करते हैं या भैरव के उपासक हैं। आप देखिए बुध बैठा है भगवान विष्णु के, ठीक है, या देवी दुर्गा के, क्लियर है, ये लॉर्ड गणपति के आप उपासक है। तो आप अपने कारकाश लगन से उपासना पद्धति भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया? हमने अभी क्या क्या 3 चीजें सीखी मोटी मोटी। एक तो कारक सीखे, दूसरा कारकाश लगन बनाना सीखा, तीसरा कारकाश लगन से देखते कैसे हैं। फिर आता है आरूढ़ लगना। आरूढ़ लगन क्या होता है? आरूढ़ लगन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लाइफ में। आरूढ़ लगन बेसिकली समाज आपको कैसे पहचानता है, दैट इज योर आरूढ़ लगना। या आप समाज में कैसे जाने जाते हैं, दैट इज योर आरूढ़ लगना। वेयर द लग्न लॉर्ड इज बीइंग सिटेड, दैट इज इन द 4th हाउस। 1 2 3 एंड 4। अब अपन आरूढ़ लगन बनाना है, यहां से 1 2 3 4, ये मेरा आरूढ़ लगन हो गया, वृश्चिक राशि का आरूढ़ लगना। बात क्लियर हो गया? वृश्चिक राशि का हमारा आरूढ़ लगन बन गया क्योंकि लगन का स्वामी चतुर्भाव में बैठा था। बात क्लियर? सिंपल सा है। अब क्या है? अब आप देखिए कि आरूढ़ लगन का स्वामी, आरूढ़ लगन का स्वामी, फिर से बोल रहा हूं, ए आरूढ़ लगना, एल आरूढ़ लगना। अब इसको आप पढ़िए। आरूढ़ लगन का स्वामी अगर एग्जॉल्टेड है, ठीक है, तो आपका जो है समाज में मान सम्मान हर एक चीज अच्छी होगी। और एक और अच्छी बात बताता हूं, आप अपना चेक कर लीजिए अभी अपनी कुंडली में, जिसका अभी आरूढ़ लगन एग्जॉल्टेड है वो एक अच्छी फैमिली में जन्म लिया, खाते पीते परिवार में जन्म है उसका। अगर आरूढ़ लगन का स्वामी नीच का, मान लीजिए ये मंगल है, मंगल 4 नंबर में बैठा होता तो जातक एक गरीब परिवार में जन्म लिया है, हैंड टू माउथ वाली फैमिली में उसका जन्म हुआ है। आरूढ़ लगना ये बता देता। ठीक है। अगर मान लो इस आरूढ़ लगन में किसी का जुपिटर हो, ये तो बहुत अच्छी बात आ गई। जातक जो है, नेटी जो है, अपने ज्ञान के कारण फेमस होगा। आप देखिए आपके आरूढ़ लगन में जुपिटर बैठा है क्या, तो आप ज्ञानी मानी व्यक्ति माने जाएंगे। ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी से आपका नेम फेम होगा। भैया जिस चीज का आपके पास ज्ञान है उस चीज से आपको नेम फेम मिलेगा, सीधी बात। अब मान लीजिए किसी का शनि बैठा हो आरूढ़ लगन में, शनि बैठ जाए आरूढ़ लगन में, भाई साहब आदमी की इमेज समाज में नील बटा नील होती है। ऐसे आदमी से लोग पहले डिसीजन ले लेते हैं, यार इससे पैसे क्या मांगने, इसके पास होने ही नहीं है, देने नहीं है। जबकि रियलिटी में वो आदमी दिल से मदद कर सकता है। वो आदमी 100 नहीं 1000 रुपए तक की मदद करने की क्षमता रखता है। अरुण लगन बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आई टीच यू इन द, ये चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं।
और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। कई सारे सूत्र हैं जिनको मुझे डीपली आपको एक्सप्लेन करना है। अब मान लीजिए, अब आरूढ़ लगन आपका बन गया। अब ये आरूढ़ लगन है, ये कौन सा है? स्थिर राशि है ना, इसको चर राशि से ही ग्रह देख सकते हैं। बात क्लियर है? तो चर राशि से जुपिटर देख रहा है, स्थिर राशि है, जुपिटर देख रहा है, वेरी गुड, एक शुभ ग्रह देख रहा है। तो जो जो ग्रह चर राशि में बैठे हैं वो इस आरूढ़ लगन को देख रहे हैं। अब आता है, इस आरूढ़ लगन पर मान लीजिए शुक्र की दृष्टि आ जाए। याद रखना, दृष्टि कौन सी होगी? चर स्थिर द्विस्वभाव राशि से दृष्टि आएगी, उसमें बैठा ग्रह वैसे देखेगा। बात क्लियर है? तो आदमी को जो है धन आराम से आता रहेगा। आप देखिए, क्या आपके आरूढ़ लगन को वीनस इज बीइंग एक्सपेक्टिंग, अगर है तो आपको धन की प्राप्ति देगा। अगर एफ्लिक्शन में है, ज्ञाति कारक साथ आ गया तो गड़बड़ हो गया। बस ये ध्यान रखना है, जेमिनी के अंदर ज्ञाति कारक कौन है। आपको जेमिनी नहीं सीखनी, कोई दिक्कत नहीं, मत सीखो। आप जब भी किसी की कुंडली को एनालाइज करो, देखो कौन सा ग्रह ज्ञाति कारक है, वो भाई साहब जहां बैठेगा बैंड बजाएगा। सिंपल सी बात। जैसे आप 6, 8, 12 देखते हो वैदिक में, इजी वे है। आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग उपपद लगन को। देखिए, ये 12वां घर हमारा शैया सुख होता है, सेकंड हाउस भी कंसिडर किया जाता है, बेडरूम। अब इसे कहते हैं उपपद लगना। 12th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है? 1, 2, 3। क्लियर है? अब यहां से 1, 2, 3। क्लियर? ये बना सिंह राशि जो है हमारा उपपद लगना, यूपीएल उपपद लगना बन गया हमारा। क्लियर है? उपपद लगना में शुभ ग्रह बैठे, हाँ वीनस बैठा, डेट इज वेरी गुड, बट साथ में अनफॉर्चुनेटली देयर इज एन सैटर्न। सैटर्न पता क्या कहता है मैरिड लाइफ के अंदर? स्टार्टिंग में रिलेशंस आर वेरी गुड बट स्लोली इट कूल डाउन। जो सी मर्जी एस्ट्रोलॉजी से देख लो, सैटर्न का तो एक सिंपल सा धर्म है, जैसे जैसे आयु की वृद्धि होती जाएगी रिलेशनशिप में कूल डाउन करता जाएगा, क्योंकि वो ठंडा ग्रह है भैया, शनि। बात क्लियर है? तो अगर, अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारा जो है उपपद लगन बना। उपपद लगन हमारा मैरिड लाइफ का सुख है। क्लियर है? अगर मान लो इसमें बृहस्पति या शुक्र बैठे हों, या बृहस्पति देख ले, बाई चांस ये देख रहा है, देखिए ये स्थिर राशि है, ये चर राशि में जुपिटर बैठ रहा है, जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग उपपद लगना। वाइफ और संतान अच्छी श्रेष्ठ होती है, आज्ञाकारी होती है। क्लियर है? अगर उपपद लगन से, अब यहां देखिए, उपपद लगन से सेकंड हाउस में भाई साहब राहु की दृष्टि आ गई, गलती यहां हो गई, गड़बड़। देखो, ऐसा नहीं होता कि आपको सारे 100 पॉइंट्स ही मिलेंगे। लाइफ में जहां भगवान ने दिन बनाया है ना, तो रात भी बना के रखी हुई है भगवान ने, तो दोनों तत्व देगा आपको। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो यहाँ किसकी दृष्टि आ गई? अशुभ ग्रह की। कौन सा अशुभ ग्रह? राहु का। और केतु यहाँ पर बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, उपपद लगना से। क्लियर है? तो क्या है, दाम्पत्य सुख में कमी आ गई। थोड़ी देर पहले मैंने शनि से बताया था, फिर हमने यहां पे भी देखा। परंतु गृहस्थ आश्रम चलेगा, क्योंकि जुपिटर इज बीइंग एक्सपेक्टिंग द उपपद लगना, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। काफी सारे सूत्र मुझे आपको सिखाने हैं और बताने हैं उपपद लगन के ऊपर। अब आगे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक सेकंड में चार्ट आपको एक ना अपने से मैं बनाता हूं, इससे ना कंफ्यूजन आपको रहेगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं चार्ट बना करके ना बताता हूं। यहाँ पर एक चार्ट ले लेते हैं और यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। अरे भैया आ जाओ, यहाँ से आपको काफी कुछ आ जाएगा।
2, इसमें दशा जो होती है वो राशि की दशा होती है, चर राशि की दशा कह रही जाती है। दशा का नाम क्या है? चर राशि, ऐसे बोला जाता है। जातक की दशा थी कुंभ राशि की, उसमें अंतर दशा थी सिंह राशि की। बड़ा अच्छा सूत्र मिल रहा है। आप किसी की भी कुंडली देखें, मैरिड लाइफ के लिए कोई पूछने आए, लगन से सप्तम भाव जब आप वैदिक से देखते हैं तो मैरिज का आप एनालाइज करते हैं, उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। जेमिनी में सीधा सा नियम है, कुंभ राशि सिंह राशि समसप्तक राशि है, तो समसप्तक राशियों की दशा में इवेंट होकर के रहता है। इफ समवन इज स्टिल बैचलर उसका विवाह करा देंगी ये दशाएं। अब उसमें देख लीजिए, ना इसमें कोई ग्रह बैठा है ना इसमें कोई ग्रह बैठा है, तो तब भी दे आर रेडी फॉर द मैरिज। अब इसके अंदर हम दिखते कैसे हैं? हमने पहला सूत्र देख लिया, कुंभ राशि की दशा थी राशि की, और उसमें अंतरदशा सिंह राशि की। बात क्लियर? ये फिक्स साइन है। इस फिक्स साइन को चर राशि से शुक्र और सूर्य दोनों देख रहे हैं। हो गया मैरिज खत्म, यानी मैरिज कंफर्म हो गया। और बाई चांस जिस जातक की कुंडली है, सूर्य यहां पर दारा कारक है, डीके, जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड, जैसे आप वैदिक में पढ़ते हैं, तो क्या हो गया? दारा कारक। कौन? सूर्य। और उसने अपनी ही सप्तम राशि को देख लिया। कौन सी सप्तम राशि? कुंभ से वो सप्तम राशि थी। बात क्लियर है? तो इस कारण से जातक का आराम से विवाह हो गया, ऐसे आप देख सकते हैं। अब आया दूसरा पॉइंट, आता है और सिखाने के लिए। अब इसके बाद आया कुंभ में इसकी मीन राशि की दशा आई। तो कुंभ में मीन राशि, ये कुंभ है ये मीन राशि, इससे दूसरी राशि देखिए, दोनों में कोई ग्रह नहीं बैठे हुए, ठीक है, उससे दूसरी है। देखो, दूसरे का अर्थ होता है वृद्धि, मतलब एनलार्जमेंट। अब ये जो हम भविष्यवाणी कैसे करेंगे? कुंभ में मीन राशि, ये स्थिर राशि है, बात क्लियर है। तो चर राशि से बैठा हुआ जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग दिस साइन। ओ सॉरी, द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव देखिएगी, गलती है मेरी, आई हैव मेड अ मिस्टेक। द्विस्वभाव राशि को द्विस्वभाव ग्रह देखेगा, यानी चंद्रमा और बुध देखेंगे, ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। एक मिनट, मैं इसको मिटा देता हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। हाँ, मिटा दिया, ठीक है जी। हाँ, ये भी हो गया। अब ये यहां से देख रहे हैं, द्विस्वभाव राशि से चंद्रमा और बुध देख रहे हैं, और बुध इस कुंडली में पुत्र कारक है। पुत्र कारक का अर्थ ये नहीं है भाई पुत्र होगा, पुत्र कारक का अर्थ होता है संतान। सिर्फ मेल है या फीमेल वो अलग मैटर है। तो जातक को संतान की प्राप्ति हुई, इस तरह से हम दशाएं देखेंगे आराम से, इजीली। चर राशि की दशा, अब वैदिक से देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या दिक्कत है, इससे भी देख लीजिए, क्रॉस एग्जामिन हो जाएगा कुंडली का। इसके बाद जो है, मैंने क्या पढ़ाना है इन एडिशन, दैट इज विल बी गिफ्टिंग आइटम टू यू। मंगला, पिंगला, भद्रिका, उल्का, धान्य, भामरी, सिद्धा, संकटा, ये दशाएं मैं योगिनी की पढ़ाऊंगा। मंगला क्या होता है? चंद्रमा की दशा होती है, सब मांगलिक कार्य वगैरह होते हैं। सूर्य पिंगला होता है, भाग दौड़ ज्यादा होती है इसमें। बुद्ध की भद्री का ब्लेसिंग, यू विल गेट अ ब्लेसिंग लाइक दैट। उसके बाद क्या है कि जैसे उल्का की दशा है, ये शनि को रिप्रेजेंट करती है, गिव्स यू सम हार्डनेस एंड जरूरत से ज्यादा आपको अपनी शक्ति का और बल का प्रयोग करना। बृहस्पति धान्य की दशा कहलाती है।
और मंगल भ्रामरी की दशा कहलाती है। बिना सोचे समझे इधर उधर घूमना पर रिजल्ट जीरो, दैट इज बीइंग कॉल्ड भ्रामरी दशा। योगिनी दशा जो होती है ना, वो मैं गिफ्ट में आपको सिखा दूंगा। और शुक्र की दशा जो होती है उसको सिद्धा बोलते हैं। तो सभी कार्यों की सिद्धि करा देगा शुक्र। उसके बाद आता है राहु केतु की, अगर आपका दशा है तो योगिनी दशा में उसे संकटा बोला जाता है। अब आपको मैं ये एग्जांपल देके वैसे समझाता हूं। सपोज आपका जो है ना, वो राहु की दशा चल रही है, आपने उठा करके योगिनी दशा से चेक किया, वहां पर भी संकटा की दशा चल रही थी। द पीरियड विल बी हैवी ड्यूटी नेगेटिव। सिंपल सी बात याद रखिए, तो काफी हैवी ड्यूटी नेगेटिव हो गया। समझ में आया? तो हमें इन चीजों को बारीकी से देखना है अच्छे से। अब मैं आ रहा हूं दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है जेमिनी का, मंडे से फ्राइडे तक रहेगा, 5 क्लासेस का रहेगा, 7 to 8 PM रहेगा। और इसको जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो लाइफ टाइम रहेगी। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है आपका। उसके बाद इसका फी है ओनली 2,111। मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, इसमें इसमें रखी नहीं, आपको सारा आराम से अच्छे से करा दिया जाएगा। हाउ टू कोरिलेट विद द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी मंडे टू फ्राइडे तक 5 क्लासेस का रहेगा, 7 to 8 इसका टाइम रहेगा। क्लास का रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा और फी इसका 2,111 है। एनीवन हैविंग एनी डाउट और क्वेरी दे कैन रेज द क्वेरी। अपना कैमरा ऑन कर लें, बस यही मेरी उनको हम्बल रिक्वेस्ट है। दे कैन ऑन देयर कैमरा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। और ये आप अपने चार्ट में चेक करके देखिएगा,